ओके, सो वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे अपना मेन डॉट पाई का कोड जो हमारे डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। ये हमारा CLI इंटरफेस रहेगा। तो इसको अच्छे से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम डेटा हैंडलर में से डेटा हैंडलर को इंपोर्ट करेंगे। तो जो डेटा हैंडलर है वो हमारा फाइल का नेम है और क्लास जो डेटा हैंडलर है वो इंपोर्ट हो रहा है। फिर हम डेटा क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म को भी इंपोर्ट करेंगे DCT के नाम से, और विजुअल ऑप्शंस को भी इंपोर्ट करेंगे VO के नाम से। हमने डेटा क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म भी देखा था और विजुअल ऑप्शंस भी देखा था। तो सबसे पहले एक मेन फंक्शन डिफाइन होगा, उसके अंदर जो हमारा डेटा हैंडलर है उसे हैंडलर के नाम से स्टोर करेंगे। फिर एक वाइल लूप चलेगी और ये वाइल लूप पूरे कोड में रहेगा, मतलब जब तक हम एग्जिट करने ना बोले तब तक ये चलता रहेगा। तो अंदर देखते हैं। पहले फाइल पाथ जो है हमारा उसको हम स्ट्रिंग देंगे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग से डिफाइन कर देंगे। फिर उसके बाद एक और वाइल लूप हम चालू करेंगे जिसमें हम फाइल पाथ में इनपुट डालेंगे। इसमें हम यूज़र से फाइल का नाम और उसका पूरा पाथ मांगेंगे। वो एंटर करते ही जो हमारा फाइल है उसका पाथ फाइल पाथ में स्टोर हो जाएगा। डॉट लोअर की हेल्प से हमारा जो भी इनपुट रहेगा वो पूरा लोअर केस में हो जाएगा। अगर वो एग्ज़िट है, यानी कि अगर यूज़र एग्ज़िट करना चाहता है तो हम प्रोग्राम से एग्ज़िट कर देंगे और एक रिटर्न स्टेटमेंट लास्ट में मिल जाएगी, जिससे हम पूरी तरह से इस कोड से बाहर आ जाएंगे। फिर कुछ ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट्स है जिसमें हम डेटा के अंदर हैंडलर का लोड फाइल डालने वाले हैं। हैंडलर में आपने देखा होगा हमने एक लोड फाइल का मेथड बनाया था जिसमें हम फाइल को लोड करते हैं। लोड फाइल के अंदर हम फाइल पाथ डालेंगे, जो हमने सेल्फ के साथ फाइल पाथ डाला था जो स्ट्रिंग होने वाला है। यहाँ पर वो स्ट्रिंग ही रहेगा जो हमारा पूरा पाथ रहेगा और उसके बेसिस पर ये पूरा का पूरा मेथड कॉल होएगा। डेटा जब लोड हो जाएगा तब डेटा लोडेड सक्सेसफुली का प्रिंट स्टेटमेंट आएगा और ये लूप ब्रेक हो जाएगा। लूप सिर्फ ये वाला ब्रेक होगा, पूरा नहीं। इन केस कोई भी एक्सेप्शन आता है तो उसके लिए भी एरर प्रिंट हो जाएगा। फिर एक और लूप है जहाँ पर हम कॉलम्स लेंगे हैंडलर डॉट गेट कॉलम्स का यूज़ करके, और फिर उस कॉलम्स को प्रिंट करेंगे। वीडियो के एंड में मैं CLI प्रोग्राम को फिर से रन करके दिखाऊंगा तो उसके साथ ये पूरा समझ में आने लगेगा। फिर रोज़ को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हम डिस्प्ले करना चाहते हैं हमारे डेटा में से। फिर उस डिस्प्ले रोज़ को हम हैंडलर के डिस्प्ले रोज़ में यूज़ करेंगे और फिर यहाँ पर उस लूप को ब्रेक कर देंगे। अगर कोई एरर आता है तो उसके लिए भी एक एक्सेप्ट केस है। फिर एक और लूप चालू होगा जहाँ पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़र से लेंगे और फिर हैंडलर में सेट डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर उस डिपेंडेंट वेरिएबल के स्ट्रिंग को इनपुट करेंगे। यानी कि जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़र इनपुट करता है वो डेटा हैंडलर के अंदर सेट डिपेंडेंट वेरिएबल में आ जाएगा, जिससे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल सेट हो जाएगा। सिमिलरली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी वही करेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बहुत सारे होने वाले हैं तो कॉमा सेपरेटेड रहेगा। यहाँ पर ही मैं उसको स्ट्रिप करने वाला था, बट डेटा हैंडलर के अंदर हम स्ट्रिप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हैंडलर में से डिस्प्ले सिलेक्टेड वेरिएबल का हम यूज़ करेंगे जो हमारे सिलेक्टेड वेरिएबल्स को डिस्प्ले करता है। इस पूरे डेटा हैंडलर के कोड को मैं पहले दिखा चुका हूँ तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना। फिर हमारा एक नया लूप शुरू होता है जहाँ पर हमारा डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब इसमें हम देखेंगे हमारा DCT यानी कि डेटा क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म का कोड। हम उसका यूज़ करने वाले हैं सारे मेथड्स को कॉल करने के लिए। तो पहले कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स है एक टाइटल के लिए और बाकी 8 ऑप्शंस के लिए। यूज़र एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा 1 से लेकर 8 के बीच में और फिर उसके बेसिस पर ही बाकी के प्रोसेस होंगे। तो जैसे ऑप्शन 1 है यानी कि हम मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करना चाहते हैं तो वो DCT के अंदर हैंडल मिसिंग वैल्यूज़ को कॉल करेगा और उसमें हैंडलर का पैरामीटर रहेगा जो हमने DCT में देखा था। हैंडल मिसिंग वैल्यूज़ में हैंडलर का पैरामीटर था और वो यहाँ पे डेटा हैंडलर के अंदर भी है। और सिमिलरली सारे ऑप्शंस के लिए सारे मेथड्स कॉल हो देंगे। अगर ऑप्शन 8 होता है यानी कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर ये लूप ब्रेक हो जाएगा। हमें प्रिंट स्टेटमेंट मिलेगा कि एग्जिटिंग क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग स्टेप्स, और ये लूप ब्रेक होएगा और हम अगले स्टेप में जाएंगे। और 1 से लेकर 8 के अलावा कुछ भी हम टाइप करते हैं तो हमें ये इनवैलिड ऑप्शन का प्रिंट स्टेटमेंट मिलेगा। उसके अलावा भी अगर कुछ एरर आती है तो उसके लिए भी हमने एक्सेप्ट केसेस लगा रखे हैं। अब जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं जो हमारा विजुअलाइजेशन का है, उसके लिए एक नया लूप है जिसमें पहले एक टाइटल है और 5 ऑप्शंस हैं जिसमें यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट और कैटेगोरिकल वेरिएबल एनालिसिस के ऑप्शंस हैं और एक एग्जिट विजुअलाइजेशन का। जैसे ही हम एग्जिट विजुअलाइजेशन करते हैं जो 5th है उसमें ये लूप ब्रेक होएगा और उसके साथ साथ हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगा और हम वापस शुरू में चले जाएंगे जहाँ पर हम फाइल का पाथ मांगते हैं। यहाँ से हम एग्जिट कर सकते हैं या फिर दूसरा फाइल पाथ दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं।
तो जो हमारे अलग अलग एनालिसिस के ऑप्शंस हैं उनको देखते हैं। पहले हम एनालिसिस टाइप मांगेंगे, 1 से लेकर 5 के बीच में यूज़र इनपुट कर सकता है। अगर 1 होता है यानी कि यूनिवेरिएट एनालिसिस, तो VO जो हमारा विजुअल ऑप्शंस है उसमें से यूनिवेरिएट एनालिसिस ओपन होएगा। जो यूनिवेरिएट एनालिसिस था उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, जैसे सिमिलरली ये सारे ऑप्शंस चल रहे थे वो सब इसके अंदर हैं, वैसे ही इसके अंदर भी हैं जो अलग अलग प्लॉट्स को डिस्प्ले करेगा। 1 के लिए यूनिवेरिएट एनालिसिस, 2 के लिए बाईवेरिएट, 3 के लिए मल्टीवेरिएट और 4 के लिए कैटेगोरिकल एनालिसिस मिल जाएगा। 5 में ये लूप एग्जिट हो जाएगा, यानी कि जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगेन कुछ और एंटर करते हैं जो हमारे ऑप्शंस में से नहीं है, तो एक इनवैलिड ऑप्शन का प्रिंट आएगा, और अगर कुछ और एरर आता है तो उसका भी एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा। ये फाइनल एक्सेप्ट केस हमारे मेन लूप के पहले का है, और ये इफ़ नेम इक्वल्स मेन ये हम इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे बॉयलर प्लेट का काम करता है, और ये इंश्योर करता है कि हमारा ये जो फाइल है ये सिर्फ एज अ स्क्रिप्ट रन करे। अगर एज अ मॉड्यूल रन करना चाहेंगे तो नहीं होएगा। जो हमने मेन डिफ़ाइन किया था वो यहाँ पे रन होएगा। तो मतलब जब हम main.py को टर्मिनल में यूज़ करने वाले हैं तभी ये काम करेगा। इसके अलावा हम किसी और फाइल में अगर मेन का यूज़ करना चाहें हमारे main.py में से, तो वो काम नहीं करेगा। अब इस CLI इंटरफेस को अच्छे से देख लेते हैं। तो उसके लिए, क्योंकि ये हमारे मेन प्रोजेक्ट माइनर प्रोजेक्ट के अंदर है, तो उसी के अंदर हम डायरेक्टली पाइथन लिख के main.py लिख के इसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। अब ये पाइथन में है तो ये थोड़ा स्लो हो सकता है। तो यहाँ पर हमें पहली प्रिंट स्टेटमेंट आ गया है, जो हम देखेंगे फाइल पाथ के बाद जो हमारा पहला लूप था जिसमें हम फाइल पाथ का इनपुट मांगते हैं, ये वो आ चुका है। अब यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो मेरे पास 2 CSV फाइल्स हैं, एक डायमंड्स, एक ये बहुत पॉपुलर CSV फाइल है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और एक टेस्ट, ये मैंने खुद से बनाया था तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बट डायमंड्स हम यूज़ करने वाले हैं। और क्योंकि main.py जो हमारा मेन फाइल है CLI के लिए, और जो हमारा डायमंड्स फाइल है वो सेम पाथ में है, तो हम डायरेक्टली डायमंड्स लिख सकते हैं। और .csv लगाना ज़रूरी है क्योंकि वो पूरे फाइल का पाथ होता है। इनकेस आपकी फ़ाइल कहीं और है तो उस पूरे पाथ को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे जैसे एंटर दबाते हैं डेटा लोडेड सक्सेसफुली आ जाता है। मैंने एग्जिट नहीं किया था तो ये वाला रन नहीं हुआ। और उसके बाद जो डेटा के अंदर हमें handler.load फाइल करना था वो हम देखते हैं। हैंडलर में से लोड फाइल, यानी कि डेटा हैंडलर में से जो हमारा पहला मेथड था लोड फाइल, उसके अंदर हमने पहले चेक किया कि CSV या फिर XLSX फाइल है, तो हमारा CSV फाइल था। तो फिर वो फाइल जो है उसको PD की हेल्प से, यानी कि पांडास की हेल्प से रीड CSV किया और मेन डेटा में स्टोर कर दिया, और फिर प्रिंट हो गया डेटा लोडेड सक्सेसफुली ये, और फिर ये लूप ब्रेक हो गया है। फिर उसके बाद जो अगला लूप है उसमें हम handler.get कॉलम्स को कॉलम्स के अंदर स्टोर करते हैं और फिर कॉलम्स को प्रिंट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कॉलम्स अवेलेबल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और कॉलम्स जो हमारे डेटा सेट के कॉलम्स हैं उसको प्रिंट करा है। हमारे डेटा हैंडलर में गेट कॉलम्स करके भी एक मेथड है जिसमें हम कॉलम्स की लिस्ट को रिटर्न करते हैं, और वही यहाँ पे हुई है। फिर अगली चीज़ है कि हम इनपुट मांगते हैं कि कितने रोज़ हमें डिस्प्ले करना है, तो एंटर द नंबर ऑफ़ रोज़ टू डिस्प्ले। यहाँ पर हम 3 टाइप करके एंटर करते हैं। तो हैंडलर में से हम डिस्प्ले रोज़ यूज़ करेंगे और उसमें हमने जितना टाइप किया था, जैसे कि इसमें 3 किया है, वो यूज़ करेंगे। तो डिस्प्ले रोज़ में हमने डाला है इंटीजर जो कि 3 है, और नंबर रोज़ क्योंकि ये दोनों सेटिस्फाई नहीं करती है तो इसको स्किप किया गया है। और टोटल रोज़ में हम मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं मेन डेटा के टोटल लेंथ और नंबर ऑफ़ रोज़ जो हमने इनपुट किया इन दोनों में से। और क्योंकि 3 कम है लगभग 53,000 डेटा में से, तो हम 3 यूज़ करेंगे। टोटल रोज़ के अंदर 3 स्टोर होएगा, और फिर हम उस मेन डेटा का हेड डिस्प्ले करने वाले हैं। और टोटल रोज़ में हमने जो 3 यूज़ किया था, हेड का 3 मतलब हम ऊपर से 3 रोज़ डिस्प्ले करने वाले हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। फिर मेन में अगला लूप है डिपेंडेंट वेरिएबल का। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को एंटर करने के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि प्राइस एक सेंसिबल डिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम वो सिलेक्ट करेंगे। इन केस हम कुछ और टाइप करना चाहें, जैसे हम प्राइस में गलती से 2 ही लगा दिए, तो वो इनवैलिड इनपुट आ जाएगा जो यहाँ पे आता है। बट क्योंकि ये लूप के अंदर है तो हमें फिर से इनपुट करने का ऑप्शन मिलता है। तो अब इस बार हम सही से इनपुट करेंगे, और प्राइस इस डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा आ गया है जो सेट डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर था। फिर अगला लूप हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का है। यहाँ पे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बहुत सारे हैं तो हम इन सबको ले सकते हैं।
ये अननेम्ड ज़ीरो जो कॉलम है उसका यूज़ हमें नहीं करना है। और मैं जिस तरह से लिखता हूँ मैं उस हिसाब से लिख रहा हूँ, आप नॉर्मली भी लिख सकते हैं, बट मैं XYZ पहले लिखता हूँ, फिर कैरेट, तो ये सारे कॉलम्स मैं अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बनाना चाहता हूँ और उसे एंटर कर दूँगा। तो ये है हमारा नया टेबल, मतलब हमारा नया टेबल कुछ ऐसा दिखने वाला है। जैसे ही हमने इनपुट किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेट हो गए और ये लूप ब्रेक हो गया। उसके बाद आता है हैंडलर डॉट डिस्प्ले सिलेक्टेड वेरिएबल्स, जो हमारे डेटा हैंडलर के अंदर है। अब इसमें आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था कि इसमें 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट है हमारे यूजेबल डेटा के हेड का, इसलिए वो यहाँ पे 2 बार डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद हमारे मेन डॉट पाई में है अगला लूप, जो हमारा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शंस को डिस्प्ले करता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हो गई। अब जैसे हम सिलेक्ट करते हैं हैंडल मिसिंग वैल्यूज़ यानी कि फर्स्ट, तो उसमें हमें ऑप्शन मिलता है ड्रॉप और फिल का, और ये जाता है DCT के मिसिंग वैल्यूज़ में। DCT हमारा डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन है और इसके अंदर हम ये यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो लूप शुरू होता है उसमें हम स्टैट के अंदर इनपुट लेते हैं और वही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। मैं सिंपली यहाँ पे ड्रॉप करना चाहूँगा, तो मैंने ड्रॉप टाइप करके एंटर कर दिया। मैं वैसे एग्जिट भी कर सकता था, बट दिखाने के लिए मैं ड्रॉप यूज़ कर रहा हूँ। अगर स्टैट फिल होता तो ये एग्जीक्यूट होता, लेकिन स्टैट क्योंकि हमारा ड्रॉप है तो ये एग्जीक्यूट होगा। हैंडलर में से हम हैंडल मिसिंग वैल्यूज़ में स्टैट को ड्रॉप डालने वाले हैं। तो डेटा हैंडलर के अंदर देखें तो हैंडल मिसिंग वैल्यूज़, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही ड्रॉप होता है, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी ड्रॉप है तो हम यूजेबल डेटा में से जितनी भी मिसिंग वैल्यूज़ है उसको ड्रॉप कर देंगे। और यहाँ पे जैसे ही प्रिंट स्टेटमेंट भी था, ड्रॉप द मिसिंग वैल्यूज़, वो आ चुका है। और फिर ये वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये ब्रेक होता है हम चले जाते हैं वापस से इस मेन्यू में, और यहाँ पे हम फिर से बाकी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम डुप्लीकेट्स को रिमूव करेंगे, तो 2 टाइप करके एंटर किया और डायरेक्टली डुप्लीकेट्स हैंडल हो जाते हैं। तो उसमें हम देखेंगे तो DCT के अंदर रिमूव डुप्लीकेट्स और हैंडलर के अंदर भी वो रिमूव डुप्लीकेट्स ही है, जिसमें हम यूजेबल डेटा में से डुप्लीकेट्स को ड्रॉप कर रहे हैं। फिर जैसे ही वो कंप्लीट हो गया हम वापस से उस मेन्यू में आ गए। अब मैं बाकी नॉर्मलाइज्ड, स्टैंडर्डाइज और एनकोडिंग नहीं करूँगा क्योंकि इस डेटा में ज़रूरत नहीं है। सीधे आउटलायर्स को रिमूव करने वाला हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में दिखाया था, तो वो आप देख सकते हैं। तो 6 टाइप करके एंटर किया। अब वो हमसे Z थ्रेशोल्ड मांग रहा है। डिफ़ॉल्ट 3 है, मैं 2 यूज़ करूँगा और एंटर करूँगा। तो Z थ्रेशोल्ड को 2 लेकर उसने आउटलायर्स को रिमूव कर दिया है। DCT में देखें तो हमारा जो रिमूव आउटलायर्स है उसमें Z थ्रेशोल्ड का यूज़ करा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट 3 है। और 3 का मतलब है अगर हम डायरेक्टली बिना कुछ टाइप किए एंटर करते हैं तो वो 3 यूज़ करेगा। और फिर हैंडलर में से रिमूव आउटलायर्स का Z थ्रेश में अपना थ्रेशोल्ड डालेगा, जो डेटा हैंडलर के अंदर यहाँ पे SciPy में से स्टैट्स यूज़ करता है। स्टैट्स में से Z स्कोर यूज़ करके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के एक फ़िल्टर्ड एंट्रीज़ बनाता है। फिर यूजेबल डेटा में से उन फिल्टर एंट्रीज़ को स्टोर करता है और फिर वही डेटा यूज़ होगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था तो Qt ऐप में भी बहुत अच्छे से दिखाई दिया था कि जो इनिशियल नंबर ऑफ रोज़ थे वो 53,000 के आसपास थे, और आउटलायर्स को रिमूव करने के बाद वो अराउंड 32,000 हो गए थे। फिर ऑप्शन नंबर 7 भी है जो डेटा को डिस्प्ले करता है। अगर हम यहाँ पे 7 टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो हमें एक हेडर दे देगा जो डिस्प डेटा है हैंडलर का DCT में फाइनली हमने डिस्प डेटा भी यूज़ किया था, जो यूजेबल डेटा को डिस्प्ले करता है। फिर जैसे ही ये सब हो जाएगा हम अपने डेटा का इनिशियल पार्ट देख सकते हैं, और जब हमें लगता है कि हमारा डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है तो हम 8 प्रेस करके अगले स्टेप में जा सकते हैं, जहाँ पे हमारा नया मेन्यू खुलता है जो है डेटा विजुअलाइजेशन का। इसमें हम यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट और कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का एनालिसिस कर सकते हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहले हम यूनिवेरिएट देखते हैं। जब हमने 1 टाइप किया तो ये VO यूनिवेरिएट एनालिसिस पे जाएगा। VO हमारा विजुअल ऑप्शंस है और उसमें यूनिवेरिएट एनालिसिस ओपन होता है। यूनिवेरिएट एनालिसिस का टाइटल आप देख सकते हैं जो यहाँ पर भी है, उसमें से हिस्टोग्राम और काउंट प्लॉट का ऑप्शन है। हिस्टोग्राम सिलेक्ट करते हैं, उसमें हम डालते हैं X जस्ट फॉर एग्जांपल और एंटर करते हैं। नंबर ऑफ़ बिन्स डालने का ऑप्शन है, इसमें हम 5 प्रेस करके एंटर करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा ये डिस्प्ले करने के लिए क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है कई बार, लेकिन एक नई विंडो में हमें हमारा हिस्टोग्राम मिल जाएगा। फिर जैसे ही हम उस विंडो को क्लोज़ करेंगे तो ये हमसे वापस से ऑप्शन मांगेगा कि हमें कौन सा प्लॉट चाहिए। हम सेकेंड अगर यूज़ करेंगे जो हमारा काउंट प्लॉट है तो उसमें हम कॉलम का नेम डाल सकते हैं। काउंट प्लॉट में इट इज़ बेटर टू हैव
कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, जो मुझे पता है कि कट एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है, और उसे एंटर करेंगे तो हमें हमारा काउंट प्लॉट मिल जाएगा। फिर उसे क्लोज़ करेंगे तो हमारा फिर आगे बढ़ जाएगा। अब क्योंकि हमें वापस से अपने विजुअलाइजेशन मेन्यू में जाना है, जो हमारा ओरिजिनल मेन्यू था, उसके लिए हम प्रेस करेंगे 3। हम वापस से विजुअलाइजेशन मेन्यू में आ गए हैं। अब बाइवेरिएट एनालिसिस देखते हैं। उसमें स्कैटर प्लॉट और बॉक्स प्लॉट है, जो हमारे विजुअल ऑप्शंस में आप देख सकते हैं। अब स्कैटर प्लॉट देखें तो एक्स कॉलम मुझे चाहिए है एक्स, और इसमें वाई कॉलम नहीं पूछा गया है क्योंकि वाई कॉलम हमारा प्राइस है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था। शुरू में आपने देखा होगा हमने अपना डिपेंडेंट वेरिएबल, जो यहाँ पे गलत स्पेलिंग हो गई थी, फिर से हमने डाली थी, वो है प्राइस, और प्राइस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया था। तो यहाँ पे इसलिए पूछा नहीं गया है। नहीं तो विजुअलाइजेशन में देखेंगे तो स्कैटर प्लॉट के अंदर एक्स कॉलम और वाई कॉलम दोनों हैं, और विजुअल ऑप्शंस के अंदर देखें तो बाइवेरिएट एनालिसिस में हमारा जो वाई कॉलम है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब क्योंकि हमें ह्यू नहीं चाहिए है तो हम सीधे एंटर प्रेस करके आगे बढ़ सकते हैं, और हमारा जो स्कैटर प्लॉट है वो आ जाएगा। जैसे ही क्लोज़ करेंगे हमें वापस से ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब हम बॉक्स प्लॉट बनाएंगे। ये बॉक्स प्लॉट में प्रॉब्लम ये है कि ये बाइवेरिएट एनालिसिस के अंदर है, तो इसमें जैसे हम एक्स कॉलम को यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा टाइम इसलिए लेगा क्योंकि हम प्राइस के अगेंस्ट में एक्स कॉलम को बना रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा अजीब सा ग्राफ बनेगा। लेकिन ये कुछ केसेस में काम आ सकता है, इसलिए यहाँ पे है। इसे भी क्लोज़ करेंगे और वापस से विजुअलाइजेशन मेन्यू में चलते हैं। मल्टीवेरिएट एनालिसिस को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है पेयर प्लॉट और कोरिलेशन हीट मैप। पेयर प्लॉट और हीट मैप ये दोनों पूरा का पूरा डेटा सेट यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हैं तो ये ओपन होने में थोड़ा स्लो हो सकता है। पेयर प्लॉट को ही देखते हैं। जैसे ही एंटर करेंगे यू के लिए पूछेगा, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, और उसे एंटर कर देंगे। अब इसे थोड़ा टाइम लगेगा उन सारे ग्राफ्स को डिस्प्ले करने के लिए। तो हमारी बड़ी सी नई विंडो ओपन हुई है जिसमें बहुत सारे ग्राफ्स हैं, और अगर इसे थोड़ा एक्सपैंड करके देखें तो ये जो पहला ग्राफ है ये प्राइस का है, प्राइस के अगेंस्ट में। अगर आपको नीचे दिख रहा होगा, इसको मैं नीचे तो नहीं कर सकता हूँ, बट ऐसे ही ये प्राइस है वाई एक्सेस में, और उसके अगेंस्ट में सारे वेरिएबल्स हैं। जैसे प्राइस के अगेंस्ट में एक्स, प्राइस के अगेंस्ट में वाई, प्राइस के अगेंस्ट में जी, कैरेट, डेप्थ और टेबल। इसमें कैटेगोरिकल वेरिएबल्स नहीं हैं। तो इस विंडो को भी क्लोज़ करते हैं और कोरिलेशन हीट मैप को बनाते हैं। ये थोड़ा जल्दी बन जाता। ओके, मैंने गलती से 3 प्रेस कर दिया, बट वापस से मल्टीवेरिएट एनालिसिस में चलते हैं और 2 प्रेस करते हैं, और यहाँ पर बन गया है हमारा हीट मैप। इसमें देख सकते हैं कितने अच्छे से कि इनका कोरिलेशन कैसा है। प्राइस के साथ एक्स का कोरिलेशन कितना है, वो है 0.9, वाई का 0.9, जी का 0.9, कैरेट का 0.92, यानी कि ये बहुत हाईली कोरिलेटेड है। डेप्थ का 0 है ऑलमोस्ट, यानी कि ये बिल्कुल भी कोरिलेटेड नहीं है। तो वो इस हीट मैप से देख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी वार्निंग आई है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए ही होती है, तो वो अब यूज़ नहीं होता है। तो फ्यूचर वर्जन्स में ये डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा। इसको आप सर्च कर सकते हैं कि ये वार्निंग आपके कितने काम की है, बट फ़िलहाल के लिए हमारा काम चल जा रहा है। अब विजुअलाइजेशन मेन्यू में वापस चलते हैं, और अब हमारे पास अगला ऑप्शन है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का, तो वो सिलेक्ट करते हैं। और इसमें 2 चार्ट्स हैं, एक काउंट प्लॉट है और एक पाई चार्ट। काउंट प्लॉट अगेन हम देख चुके थे पहले भी, बट इसमें 3 ऑप्शंस हैं। एक है कट, कलर और क्लैरिटी। उससे पहले एक चीज़ आपने नोटिस अगर किया होगा कि जैसे ही हमने 4 यहाँ पे चूज़ किया था, यानी कैटेगोरिकल वेरिएबल का एनालिसिस चूज़ किया था, तब एक लाइन प्रिंट हुई थी कि कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आर नॉट एनकोडेड। हमने इसमें एनकोडिंग नहीं की है। आपने शुरू में देखा होगा हमने मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल किया, हमने डुप्लीकेट्स को हैंडल किया और आउटलायर्स को हैंडल किया, लेकिन उसके अलावा हमने ना ही नॉर्मलाइज़ किया, ना ही स्टैंडर्डाइज़ किया, ना ही एनकोडिंग किया। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में ये एक ऑप्शन है, अगर एनकोडिंग नहीं किया है तो। वीओ के अंदर कैटेगोरिकल एनालिसिस को देखें, हमने उस पिछली वीडियो में देखा था कि कैटेगोरिकल एनालिसिस में अगर एनकोडेड है तो अलग ग्राफ्स मिलेंगे, लेकिन अगर एनकोडेड नहीं है तो अलग ग्राफ्स मिलेंगे। और क्योंकि ये एनकोडेड नहीं है तो हमें काउंट प्लॉट और पाई चार्ट मिला है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने टाइपिंग में गलती कर दी है, फॉर नॉन एनकोडेड वेरिएबल्स होना चाहिए। यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे एनकोडेड वेरिएबल्स दोनों में लिख दिया है, तो वो एक प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, इसलिए ऐसा हुआ है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये नॉन इनकोडेड वेरिएबल्स के लिए है। अब जैसे ही हमने 1 टाइप किया, यानी कि काउंट प्लॉट के लिए हमें चाहिए था कैटेगोरिकल कॉलम्स जो हैं वो डिस्प्ले हो गए हैं। कौन कौन से कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं इनमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर कट, और उसका काउंट प्लॉट मिल जाएगा, ये हमने देखा था। अब जैसे ही हमने क्लोज़ किया तो हमें वापस वो ऑप्शन मिल गया। हम 2 प्रेस करके पाई चार्ट में जाएंगे, फिर से कट को देखेंगे और उसका भी पाई चार्ट मिल जाएगा। और अब हम वापस से विजुअलाइजेशन मेन्यू में चलते हैं और यहाँ से हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम अपने विजुअलाइजेशन को भी एग्ज़िट कर सकते हैं। जैसे ही हम एग्ज़िट करते हैं तो ये एंटर फाइल पाथ मांगेगा या फिर एग्ज़िट करने को बोलेगा, यानी कि जो सबसे पहला स्टेप था वो फिर से आ गया है। और यहाँ पे क्योंकि हमें और नहीं करना है तो हम एग्ज़िट करेंगे, एग्ज़िटिंग प्रोग्राम का टेक्स्ट आएगा और हम बाहर हो जाएंगे। तो ये था हमारा CLI इंटरफेस हमारे डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर की स्पेलिंग गलत लिखी है। सो हमारा CLI इंटरफेस ठीक ठाक बना है मेरे हिसाब से, इट इज़ ओके। कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और आप हमें भी सजेस्ट कर सकते हैं ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट्स ला सकें। वो सारे सजेशन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और भी कोई सजेशन या क्वेरीज़ हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अपना Qt ऐप देखेंगे जो हमारा GUI इंटरफेस है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वील सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।